तो स्टूडेंट वेलकम टू अनदर क्लास। देखिए क्वांटम नंबर हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर सीख रहे थे और मैंने आपसे ख़ास तौर पे कहा था कि हमारे ये जो एक दो लेक्चर हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम आपको यहाँ ऊपर देंगे। आप पहले उस क्लास को वॉच कीजिए अच्छे से और फिर इस क्लास में आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये कुछ टॉपिक हैं बहुत बेसिक हैं, बहुत फंडामेंटल टॉपिक हैं केमिस्ट्री के, जिन्हें बेसिक्स कहा जाता है। और ये टॉपिक एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अगर आप इन 2-3 वीडियोस को लगातार इकट्ठा एक तरह से देखते जाएंगे, तो आप इसमें अपने आप को सबसे बेस्ट पाएंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था। हमने कहा था क्वांटम नंबर ऐसे नंबर हैं जो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में हमें बताते हैं, उन्हें क्वांटम नंबर कहा जाता है। पहला क्वांटम नंबर था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता था? ये हमें बताता था कि इलेक्ट्रॉन किस शेल से बिलोंग करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, मेन इन दो बातों के बारे में ये हमें बताता था। ये n से रिप्रेजेंट किया जाता था, इसकी वैल्यू 1 2 3 4, और इन शेल के नाम k l m n, यानी पहला ऑर्बिट k, दूसरा l, तीसरा n और m n, इस तरह से इनके ये नाम रहते हैं। जो ये खास पॉइंट बता रहा हूँ ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में से याद रहने चाहिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये हमें सब शेल के बारे में और रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सब शेल के बारे में बताता था। आपको ये बात खास तौर पे याद रखनी है। एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं कि रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सब शेल के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, तो आपका तुरंत जवाब होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमें इस बारे में बताता है। एल सब शेल के बारे में, और कितनी सब शेल होती हैं, अप टू n-1, ये वैल्यू हमने सिखाई थी। अगर आप फर्स्ट शेल में सब शेल जानना चाहते हो तो 1 1 यानी अप टू 0। एल की वैल्यू 0 से शुरू होती है, आगे तक जा सकती है। अगर एल 0 है उसे एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, जी सब शेल एट्सेट्रा, इस तरह से इन सब शेल के नाम होते हैं। हमने पिछली क्लास में खास तौर पे आपको क्लियरली कहा था एक शेल होती है, शेल को ऑर्बिट कहते हैं, उसके अंदर एक सब शेल होती है, सब शेल में ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में ये बातें रट लो, ये अच्छे से याद कर लो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, और ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। एक नंबर में स्कूल लेवल में क्वेश्चन आता है कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, तो इसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। ml से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और पुरानी बुक में इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता था। किसी भी सब शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो टोटल ऑर्बिटल का फार्मूला 2l+1, ये फार्मूला वहाँ पे रहता है, और फार्मूला भी होते हैं बताऊँगा आगे आपको। अभी फ़िलहाल 2l+1 और m की वैल्यू -l2 + l, ये आपको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिखाया था और ये पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए। चौथा क्वांटम नंबर था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस और मैग्नेटिज्म के बारे में बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिज्म के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती ये कर जाते हैं कि वो मैग्नेटिज्म का नाम सुनते ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को मार्क करते हैं, जबकि मैग्नेटिज्म हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो +12 इसकी वैल्यू होगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो -12। ये +12 और -12 ही क्यों लेते हैं, +1 और -1 क्यों नहीं लेते? क्या कोई बच्चा बता सकता है? अगर बता सकता है तो कमेंट और चैट सेक्शन में बताओ s की वैल्यू +12 और -12 क्यों ली जाती है। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा है कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा जो आपके किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में आए, आपको बस उसे याद रखना होगा।
तो मैंने ये कहा था कि ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जैसे प्लैनेट अपने एक्सिस पे स्पिन करते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे स्पिन करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हाफ क्लॉक हाफ एंटी क्लॉक, हाफ क्लॉक हाफ एंटी क्लॉक। अगर इलेक्ट्रॉन किसी मोमेंट पे हाफ क्लॉकवाइज स्पिन ले रहा है तो एस की वैल्यू प्लस हाफ, और अगर हाफ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ले रहा है तो एस की वैल्यू माइनस हाफ होती है। एक और बात मैंने आपको बताई थी और वो ये थी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनका स्पिन ऑपोजिट होगा। एक बात और ध्यान रखिए, एस की वैल्यू प्लस हाफ, इसका मतलब मैंने क्या बताया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड एरो से भी लिखा जा सकता है। तो प्लस हाफ की जगह आप अपवर्ड एरो लगा दें, एक ही बात है, माइनस हाफ की जगह डाउनवर्ड एरो लगा दें, एक ही बात है। स्कूल लेवल पे प्लस हाफ माइनस हाफ का ही इस्तेमाल करें, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए इन सभी बातों का आपको इस्तेमाल करना होगा। अब सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ और आपको बताना है कौन सा क्वांटम नंबर यहाँ पे सही है या गलत है, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। देखिए क्या आपसे ये प्रेडिक्ट होगा या नहीं होगा। नाउ लेट्स सी, एस की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ ये लिए, ऐसे ही n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 3, S इज इक्वल टू प्लस हाफ माइनस हाफ। यहाँ पर देख के बताना है कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर करेक्ट नहीं है, कहाँ पर गलती है, मिस्टेक है, एरर है। इन सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको इसको बताने की कोशिश करनी है। कैसे बताएंगे जानिएगा। नाउ n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक होती है, L की वैल्यू अप टू n-1 होती है, जो इनमें से कुछ भी हो सकती है। M की वैल्यू प्लस L माइनस L टू प्लस L और स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब यहाँ पर n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। अगर n 0 है तो L 1 हो ही नहीं सकता था, तो पहली ही वैल्यू गलत है, तो ये पूरा गलत है। n की वैल्यू 2, क्या n की वैल्यू 2 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर n 2 है तो L कितना होगा? अप टू n-1, n कितना है? 2, अप टू 2-1 यानी अप टू 1। अप टू 1 का मतलब 0 and 1, यानी L की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि उस रेंज के अंदर ये आ रहा है। उसके बाद M की वैल्यू, अगर L की वैल्यू 0 है, M-L टू प्लस L, यहाँ M 0 है, L भी 0, M भी 0, करेक्ट। M 0 का मतलब एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही थर्ड में देखो, 4, n की वैल्यू 4 हो सकती है, L की वैल्यू 2, अगर n 4 है तो 4-1 यानी अप टू 3, 0, 1, 2, 3, बिल्कुल 2 वैल्यू हो सकती है, उस रेंज में आ रही है। m की वैल्यू 3, अगर L 2 है तो m होगा -L टू प्लस L, L 2 है तो M 3 नहीं हो सकता, ये -2 टू +2 हो सकता है, क्योंकि L अगर 2 है ये M 3 नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये थर्ड पॉसिबल नहीं, तो हमारी सिर्फ सेकंड वैल्यू पॉसिबल है और फर्स्ट और थर्ड पॉसिबल नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं और एनसीईआरटी में से इन क्वेश्चंस को आपको करना ज़रूरी है। अब आप इस तरह के क्वेश्चन को एनसीईआरटी से बहुत आसानी से कर पाएंगे। एनसीईआरटी बुक को ज़रूर खोलिएगा और लास्ट में एक्सरसाइज में क्वांटम नंबर के बेसिस पे इस तरह की प्रॉब्लम दी गई हैं। नाउ अब प्रेडिक्शन ऑफ सब शेल की बात करते हैं कि आप सब शेल को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। सब शेल का फॉर्मूला होता है, सब शेल का फार्मूला NL, इस तरह से सब शेल का फार्मूला होता है। ऑर्बिटल के लिए NL ML करके लेते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ सब शेल का फार्मूला ही जानना है, वही आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे सपोज आपसे कहा n की वैल्यू 2,
L की वैल्यू 1, बताओ ये कौन सी सब शेल है। देखो मैंने कहा था ना कि सब शेल एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है। अब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 2, तो सब शेल के लिए n की वैल्यू यहाँ लिख दो 2। L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1 किसके लिए है, P, तो ये होगी हमारी 2p सब शेल। तो 2p सब शेल के लिए n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 2, n4, तो यहाँ पर लिख दिया आपने n4। L2, 2 का मतलब D, तो ये आपकी 4D सब शेल यहाँ पर बनेंगे। ऐसे ही आपने लिखा यहाँ पर n इज इक्वल टू, दिस इज n इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 0। n 5 है, L 0 है, तो बता सकते हो जवाब, कोई दिक्कत नहीं। n की जगह 5 लिखा, L 0 है, इसका मतलब S 5S सब शेल इसको कहा जाएगा। इस तरह से आप सब शेल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शेल अगर आपको पता है तो ये सारी की सारी बातें आप बता सकते हैं। आपको शायद एक और बात याद करनी होगी। देखो, टोटल नंबर ऑफ सब शेल, मैं इस बात को थोड़ा यहाँ पर लिखता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल, किसी भी शेल में कितनी सब शेल हो सकती हैं, फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू n। अगला, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल, किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, ये आपको पता लगाना है, फॉर्मूला n²। अगली चीज, टोटल इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n², ये हमारा फॉर्मूला। तो अब अगर आप क्वांटम नंबर की पूरी टेबल बनाए बिना ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल सब शेल हो सकते हैं, तो बहुत आसानी से प्रिडिक्ट करेंगे। लेट मैं कहता हूँ शेल नंबर 1, शेल नंबर 1, पता लगाइए फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल होती हैं। तो शेल का मतलब n होता है, n से रिप्रेजेंट करते हैं। शेल नंबर 1, इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो टोटल नंबर ऑफ शेल सब शेल n के बराबर, तो इसमें एक ही सब शेल होगी। और आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होती है जिसका नाम 1s होता है। अब इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल कितने होंगे, n²। अगर n की वैल्यू 1 है तो n² का मतलब 1² यानी 1 ऑर्बिटल s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 1² यानी 2। तो आप अच्छे से जानते हैं पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो किसी भी शेल में कितनी सब शेल हैं प्रिडिक्ट करना। अगर आप सेकंड ऑर्बिट की बात करते हो, सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट में कितनी सब शेल होंगी, n की वैल्यू के बराबर यानी 2 होंगी। कौन कौन से, 2s और 2p, ये कल हमने सीखा था। कितने ऑर्बिटल होंगे, 2² यानी 8 ऑर्बिटल वहाँ पर होंगे, 8 ऑर्बिटल होंगे वहाँ पर। कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n² यानी 2 × 2² कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन। और आप ये अच्छे से जानते हो 2, 8, 18 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ n इज इक्वल टू 4, तो आपके पास सब शेल कितनी होंगी, 4, एक 4s, एक 4p, एक 4d और एक 4f। अपने आप इसको देख सकते हो। और फिर कितने ऑर्बिटल हैं ये आप समझ सकते हो, 4² 16 ऑर्बिटल हो गए। और कितने इलेक्ट्रॉन, 4 × 2², और ये कितने आएंगे, देखो आप अपने आप इसको 4 × 4, देखिए ये रहेगा 2n² है। सो दिस इज 2 × 4², और ये टोटल 32 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 18, 32 का जो कंसेप्ट रहता है। ऐसे ही आपसे कहा कि भाई 10th ऑर्बिट, 10th ऑर्बिट, तो इसमें नंबर ऑफ सब शेल भी कितनी आएंगी, 10 आएंगी।
टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे, 10 स्क्वायर आएंगे, 10 स्क्वायर यानी 100 आएंगे। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आपके पास कितने आएंगे, 2 इंटू 10 स्क्वायर 200 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आएंगे। तो किसी भी ऑर्बिटल के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, आप इस इंफॉर्मेशन और इन फार्मूलों को ध्यान रखो। प्रीवियस एग्जामिनेशन में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितनी सब शेल हैं, कितने, मतलब ये कह दिया कि 8th ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब बच्चे क्वांटम नंबर की टेबल बनाने लगते हैं जिसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है और कई बार क्वांटम नंबर अगर अच्छे से नहीं आता तो गड़बड़ी हो जाती है। आप कोशिश कीजिए इन फार्मूलों को दिमाग में रखिए, इनको याद रखिए, तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। अपने नोट्स हरगिज़ बनाने मत भूलिएगा। पिछले दिन का लेक्चर रिवाइज ज़रूर कीजिए, चाहे अपने नोट्स में से कीजिए, चाहे 2x स्पीड पे वीडियो को चला के उसको रिवाइज कीजिए, लेकिन रिवीजन मस्ट है। कोई भी चीज़ पहली बार अगर पढ़ते हो तो उसको कोशिश करो कि अगले 8 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज़ कर लो, फिर उसके बाद उसको 48 घंटे के अंदर रिवाइज़ कर लो, फिर उसके बाद 76 आवर्स के बाद उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। वो पक्की हो जाएगी आपके दिमाग में, आप भूलोगे नहीं। एग्ज़ामिनेशन के टाइम में बस एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा और आप बहुत आसानी से उसके बारे में बता सकते हो। देखो, अब हम सबशेल के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में आपको मेनली 3 सबशेल के बारे में SPD, चौथी मैं कहूँगा, नाम ध्यान रखो, SPDF, S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल। एक्चुअल में ये आपकी स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री आगे आप जाओगे तो MSc BSc फाइनल में, BSc ऑनर्स में, MSc में, इंजीनियरिंग में ब्रांच आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कुछ ग्राफ लिए जाते हैं जिससे कंपाउंड को पहचाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई भी चीज़ अंतरिक्ष में जाती है, अंतरिक्ष में कोई किसी स्पेस शटल को भेजते हैं तो वो वहाँ जाके बता देता है कि उसके एटमॉस्फेयर में क्या है, उसके एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, उसकी ज़मीन में मिट्टी में क्या क्या है, कैसे बताते हैं। यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी और HPLC GLC का कम्बिनेशन होता है। ये केमिस्ट्री की टेक्निक है। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये टेक्निक होती है। इसमें हम किसी का भी सैंपल लेते हैं, उसका एक ECG जैसा ग्राफ आ जाता है, स्पेक्ट्रम आ जाता है, और उससे हम पहचान लेते हैं कि भाई उसके अंदर कौन सा एलिमेंट रहा होगा। तो ये जो SPDF शब्द हैं ये वहीं से आए हैं। एस का मतलब शार्प हुआ करता था, शार्प लाइन। पी का मतलब प्रिंसिपल लाइन, डी का मतलब डिफ्यूज्ड लाइन, एफ का मतलब फंडामेंटल। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। अब ये जानकारी आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी। ऐसी जानकारी को अलग से लिख लेना चाहिए क्योंकि इससे हमारा हाथ दूसरे से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, हम अपने आप को औरों से बेटर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल, इन नामों से सब शेल के नाम रखे गए। अब इन सब शेल में जो ऑर्बिटल्स आते हैं, इन सब शेल में जो ऑर्बिटल्स आते हैं, उन ऑर्बिटल्स को इन्हीं के नाम से, यानी एस सब शेल में जो ऑर्बिटल आएंगे उन्हें एस ऑर्बिटल, पी सब शेल में जिसमें ऑर्बिटल आएंगे पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल आएंगे उन्हें डी ऑर्बिटल, एफ आएंगे एफ ऑर्बिटल। जैसे गाँव में नहीं होता था, फादर का नाम रामफल हो गया, अब उसके बच्चों का नाम क्या होगा? उसके बच्चों का नाम किसी को नहीं पता, पता नहीं कितने बच्चे घूम रहे हैं, किसी को नहीं पता क्या नाम है। वहीं सवाल लगाते हैं, अरे रामफल के इधर आ जा, रामफल के इधर आ जा, रामफल के इधर आ जा, रामफल के पहले, रामफल के दूसरे, रामफल के तीसरे। इस तरह से नाम पहचाना जाता था। उसी तरह से यहाँ पर जो एस सब शेल का ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, जो पी का है पी ऑर्बिटल, और जो डी का है वो डी ऑर्बिटल, जो एफ का है वो एफ ऑर्बिटल। और ये बात मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, बॉक्स नोटेशन में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं। ये बात रटनी है आपको, क्योंकि ये आगे तक जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे, नहीं तो अपने बच्चों को पढ़ाओगे जब तक, ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि एस ऑर्बिटल
1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल, और अगर 7 ऑर्बिटल हैं तो वो f सबशेल कहलाई जाती है। अब हमें इनके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखना है। आपको मेनली sp,d इन 3 के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, क्योंकि बॉक्स नोटेशन तो एक सिंपल प्लेनर नोटेशन होगी, प्लेनर कि भाई ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर मिला वो कैसा मिला, अब ज़रा उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। पहले हम s ऑर्बिटल की बात करते हैं कि आखिर s ऑर्बिटल क्या होता है। तो इसकी शेप होती है स्फेरिकल सिमेट्रिकल। स्फेरिकल सिमेट्रिकल इसकी शेप को कहा जाता है। s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल, यानी ये मानते हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एक स्फीयर की फॉर्म में है। स्फेरिकल सिमेट्रिकल इसको माना जाता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। ऑर्बिटल की डेफिनेशन याद है ना, ऑर्बिटल किसे कहते हैं? ऑर्बिटल एक वो इलाका जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% या उससे ज़्यादा होती है। स्कूल लेवल पे आप कह सकते हो कि द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, हम उसे ऑर्बिटल कहते हैं। और अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है तो उसको s ऑर्बिटल कहा जाता है। अब ज़रा देखो, मैं फर्स्ट s ऑर्बिटल की बात करता हूँ। ये है आपका 1s ऑर्बिटल। 1s का मतलब पहली शेल का ऑर्बिटल, पहली शेल का 1s ऑर्बिटल आप इसको कह सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल इसे कहा जाएगा 1s ऑर्बिटल। अब सेकंड शेल 2s ऑर्बिटल, देखो 2s ऑर्बिटल कैसे बनेगा। आप क्या करोगे, न्यूक्लियस बनाओगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ पहले 1s ऑर्बिटल आएगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ पहले 1s ऑर्बिटल बनेगा, 1s ऑर्बिटल। और फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक ऐसा इलाका आएगा जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। एक ऐसा इलाका आएगा जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, और फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 2s, ये रहेगा हमारा 2s। नाउ अब इस बात को बहुत गौर से समझना, देखो इस बात को बहुत गौर से समझना। ये एंटायर को हम 2s बोलते हैं, लेकिन पहले क्या है, न्यूक्लियस, फिर 1s, फिर एक ऐसा इलाका जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, और फिर 2s। कभी अगर बॉर्डर पे जाके देखा हो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, इंडिया चाइना का बॉर्डर है, किसी का भी बॉर्डर है, अगर कंट्रीज़ के बॉर्डर के बाद आप जाके देखो तो जैसे इंडिया है, यहाँ पर सारे लोग रह रहे हैं, वहाँ पर चाइना है, चाइना के लोग रह रहे हैं। उन बॉर्डर के बीच में एक ऐसा इलाका होता है जो बिल्कुल ब्लैंक होता है, वहाँ पर कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वहाँ पर कोई रह ही नहीं सकता। कई फिल्मों में अगर आप बॉर्डर देखोगे, जैसे बजरंगी भाईजान अगर मूवी आप बच्चों ने देखी हो, तो लास्ट में जब सलमान खान की एंट्री होती है तो इंडिया का बॉर्डर इधर है, पाकिस्तान का बॉर्डर इधर है, बीच में से रिवर जा रही है, यह बीच का इलाका खाली है, उस खाली इलाके में कोई नहीं हो सकता। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन की वजह से एक ऐसा इलाका जनरेट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल नहीं सकता, और ऐसे इलाके को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। इसे नोड कहा जाता है, बल्कि इसे स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड के नाम से पहचाना जाता है। जो नाम बेटा बता रहा हूँ, देखो ये चीज़ दोबारा नहीं मिलने वाली, इतने बिल्कुल इस तरह से दोबारा से कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। इस बात को भी समझ लेना कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ऐसा इलाका जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 और इसकी एक स्फेरिकल शेप है, इसीलिए इसको स्फेरिकल नोड कहते हैं। इसको रेडियल नोड के नाम से भी पहचाना जाता है। स्कूल लेवल पे स्फेरिकल नोड नाम इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कॉम्पिटिटिव में दोनों ही नाम ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। स्फेरिकल नोड, रेडियल नोड, दोनों ही नाम को याद रखो। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूँ, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट का हो गया, ये सेकंड का, अगर थर्ड ऑर्बिट का आपको बनाना है तो थर्ड ऑर्बिट का बनाने के लिए देखो क्या करोगे। पहले तो ऐसे ही 1s और 2s और इस तरह से बनाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया।
पहले तो जैसे मैंने 1s का बनाया, फिर मैंने उसके बाद एक इलाका दिया जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर 2s बनाया। ऐसे ही अब फिर दोबारा से एक ऐसा इलाका आएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और फिर उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रहेगी। और इस तरह से आप ज़रा ध्यान से स्फेरिकल सिमेट्रिकल बना लेना, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे जब लिखते हैं ना तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा एंगल वेंगल गड़बड़ हो जाते हैं, तो आप इसको बिल्कुल स्फीयर बनाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको आप क्या नाम देंगे, 3s, और यहाँ पर एक ये रहा और एक ये रहा। ये दो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। इन्हें स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड कहा जाएगा। तो हमारे 1s में कितने स्फेरिकल नोड हैं? 0, एक भी नहीं। कितने हैं स्फेरिकल नोड 2s के अंदर? 1। कितने हैं 3s के अंदर? 2। 4s में कितने होंगे? 3। 4s बनाना हो ऐसे ही एक और रिंग आपको वहाँ बना देना होगा। तो इस तरह से s ऑर्बिटल डायग्राम एग्ज़ाम में ड्रॉ करने को आते हैं, और एग्ज़ाम में डायग्राम तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस है। तो व्हाट इज द शेप ऑफ s ऑर्बिटल? सो यू मस्ट नो इट इज स्फेरिकल इन शेप। आप बिल्कुल इस तरह से इसको कहेंगे। अब चलो अगले ऑर्बिटल पे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द p ऑर्बिटल। अब ध्यान रखना, p सब शेल, मैंने आपको p सब शेल बताया था। p सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? भूलना मत, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो हमें 3 ऑर्बिटल के बारे में सबसे पहले जान लेना है कि ये कौन कौन से 3 ऑर्बिटल होते हैं। देखो ध्यान रखो, p ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल शेप, यानी हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इस तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, और न्यूक्लियस के इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो जब न्यूक्लियस के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एक डंबल की शेप में होती है, इसे p ऑर्बिटल कहा जाता है। p ऑर्बिटल डंबल शेप ऑर्बिटल होगा। यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेन है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? जहाँ ये इलेक्ट्रॉन के डॉट होंगे। s ऑर्बिटल में कैसा था? स्फेरिकल। देखो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है एटम। s ऑर्बिटल स्फेरिकल, p ऑर्बिटल डंबल, स्फेरिकल डंबल। इस तरह से इमेजिनेशन में लाने की सोच सकते हो। ये एक ऐसा प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और इस प्लेन को प्लेनर नोड के नाम से या एंगुलर नोड के नाम से इसको पहचाना जाता है। ध्यान रखना, पिछले क्या बताया था? स्फेरिकल शेप का स्फेरिकल नोड, रेडियल नोड, और ये क्या है? प्लेनर नोड, एंगुलर नोड इसे कहा जाता है। अगर आपका p ऑर्बिटल x एक्सिस पे है, देखो ध्यान से, लेट ये मैं एक्सिस बना देता हूँ, x y z वगैरह जो भी एक्सिस होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको इस तरह से करता हूँ। देखो लेट ये मैंने एक्सिस बना दिया, यहाँ मैंने x एक्सिस ले लिया, यहाँ मैंने y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस अपने हिसाब से। अगर ये लोब्स x एक्सिस पे हैं, सपोज ये x एक्सिस पे है, तो इस p ऑर्बिटल का नाम होगा px। p के 3 ऑर्बिटल थे, 3, अब मैं उनको नाम दे रहा हूं। पहला p ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया? px, जिसमें लोब्स कहाँ हैं? x एक्सिस पे, भूलना नहीं। ऐसे ही देखो, ऐसे ही अगर मैं ये कहता हूं, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे बना के, अगर मैं ये कहता हूं कि आपके पास ये है y एक्सिस और ये x एक्सिस, और लोब कहाँ है? y एक्सिस पे। अगर y एक्सिस पे लोब है तो इस p ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया? py। तो हमारे दूसरे p ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया? py। और यहीं पर अब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई मेरे पास एक और एक्सिस है z। अब चाहो तो उस z एक्सिस को तीनों में भी दिखा सकते हो, नहीं तो मैंने ये यहाँ पर z, यहाँ पर x, यहाँ पर y, और लोब्स अगर z एक्सिस पे हैं तो उसे pz ऑर्बिटल कहा जाएगा। आप चाहो तो ये z एक्सिस तीनों में दिखा सकते हो। तो अगर p सब शेल x एक्सिस पे है px, y एक्सिस पे है py, z एक्सिस पे है pz, इस तरह से आपको p ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताना होगा।
पी ऑर्बिटल की शेप आपको ध्यान रखनी है, ऐसे बनती है, इसको भूलना नहीं है। अब यहां पर मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन देता हूं। ड्रॉ द शेप ऑफ ए 2p ऑर्बिटल, b 3p ऑर्बिटल एंड c 4p ऑर्बिटल। आपको 2p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल की शेप बनानी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान रखो, फर्स्ट ऑर्बिट में 1s होता है, सेकेंड ऑर्बिट में 2s और 2p होता है, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d। अब 2p 3p 4p स्कूल लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, चलो मैं ही करवा देता हूं, मैं ही बता देता हूं। 2p ऑर्बिटल आप इसको कैसे बनाओगे, ये न्यूक्लियस है और इसमें जो पहला ऑर्बिटल है ये आपका 2p ऑर्बिटल कहलाया जाएगा, दिस इज 2p। क्योंकि p ऑर्बिटल की शुरुआत ही सेकेंड ऑर्बिट से होती है तो इसको 2p ऑर्बिटल हम यहां पर मान लेते हैं, दिस इज द 2p ऑर्बिटल। इस तरह से ये 2p ऑर्बिटल है। अब अगर आपको बनाना है 3p, पहला ऑर्बिटल होता है 2p, 1p नहीं होता क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिट सब शेल होती है s, p सब शेल सेकेंड ऑर्बिट में आती है, ये 2p। अब आपको अगर 3p बनाना है तो देखो क्या करोगे, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के पास पहले आपका कौन सा आएगा 2p, ठीक है, ये 2p हम इसको ऐसे बना देते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है ये बन गया 2p। अब जैसे हमने s ऑर्बिटल में बनाया था, 2p के बाद एक ऐसा इलाका आएगा जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी और फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही एक ऐसा इलाका जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी और फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। यानी इस बात को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि देखो ध्यान से देखना, बहुत आराम से इस चीज़ को देखना, इसका डायग्राम ड्रॉ करना। ये इस तरह से ये है आपका 3p ऑर्बिटल, पहले 2p बनाया, फिर एक ऐसा इलाका जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब गौर से ये देखो, ये प्लेन जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसे क्या कहेंगे, प्लेनर नोड अभी बताया था, ये एंगुलर नोड कहेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हो, ये ऐसा इलाका है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसको प्लेनर नोड कहेंगे, ये एंगुलर नोड कहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी ऐसा इलाका है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है और ये स्फेरिकल है और इसे हम स्फेरिकल नोड कहेंगे, ये स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड कहलाया जाएगा। तो 2p के अंदर सिर्फ प्लेनर नोड है, सिर्फ प्लेनर, लेकिन 3p में प्लेनर भी है। और जब स्फेरिकल, ध्यान रखना, ये एंटायर वन स्फेरिकल नोड माना जाएगा, वन स्फेरिकल नोड। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड 2p में कितने हो गए 1 और टोटल नंबर ऑफ नोड 3p में कितने हो गए 1 प्लेनर एंड 1 स्फेरिकल, 2 नोड यहां पे प्रेजेंट हुए, 2 नोड यहां पे प्रेजेंट है। इन बातों को ऐसे करना, स्कूल लेवल में बच्चे पजल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा वीडियो क्लासेस तभी हेल्पफुल हैं क्योंकि बार बार होती हैं। आजकल बहुत सारे टीचर जूम क्लासेस के थ्रू भी पढ़ाते हैं, लेकिन जूम क्लासेस की लिमिटेशन यही है कि एक बार अगर आपने पढ़ लिया, क्लास ओवर तो ओवर, ख़त्म। रिकॉर्डिंग अगर किसी ने कर ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो ख़त्म तो ख़त्म। लेकिन यूट्यूब पे अगर आप क्लास ले रहे हैं तो वो क्लास अमर हो गई, हमेशा के लिए वहीं पर प्रेजेंट है। जब तक सूरज चांद रहेगा वो क्लास वहीं यूट्यूब पे बनी रहेगी, जब तक मैं प्राइवेट नहीं कर देता या मैं डिलीट नहीं कर देता या लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता। मैंने कहा था ये जो क्लासेस हैं ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस के बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और लॉकडाउन पीरियड के लिए, समाज के लिए ये हमने यहाँ पर रखी हैं। और जैसे ही लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होता है इसमें से काफ़ी सारी क्लासेस ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। तो ये मैं कहता हूँ कि आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए, ये मैंने 2p 3p बना दिया, अब आप अपने आप बनाएंगे 4p। बिल्कुल ऐसे ही एक और इलाका लेंगे और फिर 4p बनाएंगे। 4p में एक प्लेनर नोड आएगा और साथ में 2 स्फेरिकल नोड आएंगे। इस पॉइंट पे याद रखिएगा। आगे है
डी सब शेल, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल कहेंगे, डी सब शेल के ऑर्बिटल कहेंगे। हमने आपको ऑलरेडी बताया था डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं जिन्हें सिंपलेस्ट वे में 5 बॉक्सेस के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 5 बॉक्सेस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? डी ऑर्बिटल की शेप को डबल डंबल या क्लोवर लीफ शेप कहते हैं। देखो किस तरह से, जैसे एस ऑर्बिटल की शेप याद करो, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल सिमेट्रिकल। पी ऑर्बिटल डंबल्ड शेप, न्यूक्लियस के 2 तरफ डंबल शेप। और ये है डबल डंबल, एक डंबल एक और डंबल, 1 and 1, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसे ही यहां पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, और यहां पर इन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ये मैक्सिमम होगी। और इस तरह से इसको डी सब शेल का डी ऑर्बिटल कहा गया। तो डी ऑर्बिटल जनरली हम इसको क्या कहते हैं? डबल डंबल्ड या क्लोवर लीफ शेप के नाम से इसको पहचानते हैं। यहाँ एक ये प्लेन है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, एक ये प्लेन है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? प्लेनर नोड और एंगुलर नोड, इन दोनों के दोनों नोड को नाम दिया जाएगा। एस ऑर्बिटल में एक भी प्लेनर नोड नहीं था, पी ऑर्बिटल में एक था, बाकी स्फेरिकल अलग अलग आए थे। डी ऑर्बिटल में प्लेनर नोड हमारे पास 2 होते हैं, इतना समझो। अब 5 डी ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, कैसे कैसे बनाएंगे, चलिए ये भी आपको बता देता हूँ बहुत गौर से। नाउ लेट, ये मैं वही एक्सिस यहाँ पर लेता हूँ। 5 डी ऑर्बिटल है ना, तो मैंने पहले 5 एक्सिस ऐसे बना लेता हूँ, फिर उनको अलग अलग नाम दे देंगे कि ये नाम क्या होंगे उनको। 5 आ भी पाएंगे नहीं, देखते हैं। ये और ये लास्ट आ गया। चलो, ये इस तरह से हमने 5 डी ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब देखो जैसे मैं करता हूँ ना, बहुत ध्यान से, इसमें लो एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस। अब अगर लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हैं, अगर ये लोब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हैं, तो इस डी ऑर्बिटल का नाम डी एक्स वाई, क्या नाम हुआ? डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। अगर मैं इसको y और z एक्सिस मान लेता, अगर मैं इसको y, देखो x y z कोई भी एक्सिस हो सकता है, मैंने y और z मान लिया, और अब मैंने यहाँ पर लोब्स ड्रॉ कर दिए। अब मैंने लोब्स ड्रॉ कर दिए, y और z मान लिया। अगर y और z के बीच में इसका नाम डी वाई जेड ऑर्बिटल बनेगा, डी वाई जेड बनेगा। यानी पहले का नाम हो गया डी एक्स वाई, दूसरे का नाम हो गया डी वाई जेड, ये इनके नाम हो गए। ऐसे ही ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स और जेड एक्सिस, और लोब्स हैं एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, तो इसको नाम देंगे डी एक्स जेड। इसे डी एक्स जेड यहाँ पर नाम दे दिया गया। ये 3 ऑर्बिटल बन गए। अब अगले में देखो, अगले में एक्स और वाई। अभी चीज़ें आपको याद करनी है, क्योंकि एटम किसी ने नहीं देखा, ऑर्बिटल कहाँ से देखोगे? सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये भी समझ लो। इन थ्योरेटिकल कंसेप्ट को कुछ एक्सपेरिमेंट सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इनको माना जाता है। अब अगर आपके पास लोब्स एक्स और वाई एक्सिस पे आ जाते हैं, इसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बोल देते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अदरवाइज डी एक्स टू माइनस वाई टू भी इसको कहा जाता है। डी एक्स टू माइनस वाई टू भी कहा जाता है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी कह सकते हैं। और लास्ट वाले में ये z और x, ऊपर वाला z एक्सिस, मैं z को थोड़ा ठीक बना दूं, दिस इज z एक्सिस। और z एक्सिस में आप देखो ज़रा ध्यान से, इस तरह से, और ये यहाँ, ये यहाँ, बल्कि मैं इसमें कलर भी कर देता हूँ जिससे कि हम उसको अच्छे से देख पाएँ।
जेड एक्सिस पे बिल्कुल अजीबो गरीब तरह का ये ऑर्बिटल है। बहुत दिमाग लगा के समझना, बहुत ये एक ऑर्बिटल है और इसे हम नाम देते हैं, इसको कहा जाता है डी जेड स्केयर ऑर्बिटल, इसको कहा जाता है। तो dx2 माइनस y2 हो गया और डी जेड स्केयर 5 ऑर्बिटल ये हो गए। तो डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल, इनके नाम dxy dyz dxz dx2 माइनस y2 dz स्केयर या dx स्केयर माइनस y स्केयर भी आप इसको बोल सकते हो। बहुत ध्यान से समझना। एक प्लेनर नोड, दो प्लेनर नोड। कितने प्लेनर नोड? दो। कितने प्लेनर नोड? दो। कितने प्लेनर नोड? दो। वहां पर कितने प्लेनर नोड? देखो dx स्केयर माइनस y स्केयर में एक इधर और एक इधर, दो। लेकिन dz स्केयर में 0 प्लेनर नोड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि सभी d ऑर्बिटल में कम से कम 2 प्लेनर नोड होते हैं, लेकिन dz स्केयर में 0 होता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन भी है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी है, इसको याद रखना। 0 प्लेनर नोड इन केस ऑफ dz स्केयर, इस पॉइंट को याद रखना। एक और चीज देखो, ये 3 d ऑर्बिटल मिड विद एक्सिस, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस के बीच में मिड विद एक्सिस, मिड विद एक्सिस, मिड विद एक्सिस। अगर d ऑर्बिटल मिड विद एक्सिस हैं तो इनको T2g ऑर्बिटल भी कहते हैं, T2g। और वो दोनों ऑन द एक्सिस हैं और ऑन द एक्सिस वालों को EG ऑर्बिटल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कल को पूछ रहे, देखो मैं कह रहा हूं पहले कि बहुत गहराई में घुस रहे हैं और इसको बड़े अच्छे से करना है आपने। T2g ऑर्बिटल का मतलब dxy dyz dxz, EG ऑर्बिटल का मतलब dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। कौन से ऑन द एक्सिस हैं? EG। कौन से मिड विद एक्सिस हैं? T2g। ये भी याद रखना। अच्छा, एक और चीज देखो कि 1 2 3 4, इन चारों की शेप ऑलमोस्ट एक जैसी है। 1 2 3 4 चारों की शेप ऑलमोस्ट एक जैसी है। इन्हें क्लोवर लीफ शेप के नाम से या डबल डम्बल शेप के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन उस लास्ट वाले की शेप अलग है। और इस लास्ट वाले की इस शेप का नाम याद रखना, इसे डोनट शेप के नाम से पहचाना जाता है। डोनट शेप, इस शेप को नाम दिया जाता है। तो बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपको ऑर्बिटल्स के बारे में, क्वांटम नंबर के यूज के बारे में, प्रेडिक्शन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। इस सारी की सारी बात को ऐसे याद रखना, किताब हरगिज देखने की जरूरत नहीं है। सारी किताबों में इस चैप्टर पे स्टेपल कर देना, बंद कर देना, क्योंकि थ्योरी पार्ट जो बता रहा हूं बिल्कुल उसी तरह से करोगे तो चैप्टर लगेगा बहुत आसान, सभी क्वेश्चन को कर पाओगे सॉल्व। अगली क्लास में पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप पिछली 2 क्लासेस, ये आज वाली क्लास और इससे पहले वाली क्लास, उनको पहले अच्छे से रट के आना, क्योंकि हम सीखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके प्रिंसिपल्स, ताकि आप बड़े से बड़े कॉन्फ़िगरेशन को बहुत आसानी से लिख सकें। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।